सभी विद्यार्थियों का मैं हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, कल हमने वर्ण विच्छेद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो कल हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे और संधि विच्छेद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा और विस्मय भी होगा कि हमारी जो पाठ्य पुस्तिका होती है हिंदी व्याकरण की, उसका सबसे महत्वपूर्ण पाठ संधि होता है। क्योंकि संधि शब्द का अर्थ है मेल, और इसका जो वास्तविक अर्थ क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अभी हम लोगों ने वर्ण को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया के बारे में सुना था, सीखा था। अब हम वर्णों के परस्पर मेल के बारे में जानेंगे कि जब विभिन्न प्रकार के वर्णों का, चाहे तो वो व्यंजन हो चाहे तो वह स्वर हो, विभिन्न प्रकार के वर्णों का जब परस्पर मतलब एक साथ मेल होता है और उस मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष इक्वल टू संतोष, इंद्र देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र, भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। अब ये कैसे मेल होता है, किस प्रकार की संधियां होती हैं, कितने प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराऊंगा। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं संधि क्या होती है। ऊपर लिखा है संधि शब्द का अर्थ है मेल, यानी दो वर्णों का मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। और बाकी हमने एग्जाम्पल, इसके उदाहरण पढ़ लिए थे। अब हम जानते हैं संधि के भेद। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो अब आइए हम सभी लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि स्वर संधि किसे कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली संधि है संधि चैप्टर में। तो हम जानते हैं स्वर संधि किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब यहां स्वर की बात हो रही है। स्वर कौन कौन से हैं? 11 प्रकार के स्वर हैं, आप सभी जानते हैं, पिछले पाठों में आपने पढ़ा था। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री आदि, ये सब स्वर हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। अब यहां पर देखिए, इसमें जो आखिरी वाला स्वर होता है, पहले शब्द का आखिरी वाला स्वर देखा जाता है और अगले शब्द का पहला स्वर देखा जाता है। इन दोनों का ही मेल होता है, यानी जो प्लस के पहले जो स्वर लगा रहता है उसका मेल प्लस के बाद वाले स्वर से होता है। इसको हम इस प्रकार से संधि करते हैं। तो यहां पर जो आ की मात्रा है वो भी एक स्वर है और यहां पर जो बड़ा आ लिखा है वो भी एक स्वर है। तो दोनों स्वरों का मेल हो रहा है। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, इसलिए स्वर संधि किसको बोलते हैं? फिर से हम पढ़ते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। उसके बाद देखते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की है। देखिए, पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी है अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधियां स्वर संधियां कहलाती हैं। अब हम जानते हैं कि दीर्घ संधि किसको बोलते हैं। तो दीर्घ संधि के बारे में लिखा है सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए। सवर्ण आए मतलब एक ही जैसा वर्ण आए, एक ही परिवार का वर्ण आए। जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आ आए या छोटा आ आए, छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए या छोटी ई आए, छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आए या छोटा ऊ आए। मतलब उनके ही
परिवार का, उन्हीं के वर्ग का वो स्वर आए तो उसको हम जब उसका मेल कराते हैं तो उसको दीर्घ संधि कहा जाता है। तो दो ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से जो दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? सवर्ण दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, यानी दोनों स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, लेकिन दोनों समान स्वर होने चाहिए। तो इसको सरल भाषा में हम कैसे समझेंगे कि दो समान स्वरों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है और दीर्घ स्वर का प्रादुर्भाव होता है या उत्पन्न होता है दीर्घ स्वर, तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ प्लस छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं प्लस 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 ही होता है, तो उसी प्रकार से ये दीर्घ संधि है कि आप इसमें समान स्वरों के मेल करेंगे और समान स्वरों का मेल होकर एक दीर्घ स्वर जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे यहां पर हम समझते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? दो समान स्वरों के मेल से जो दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहां पर उदाहरण देखते हैं, क्या लिखा है? छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ। इतना तो समझ आ गया। अब हम शब्दों पर चलते हैं। जैसे लिखा है धर्म प्लस अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा इस बात को, फिर से इस बात की पुनरावृत्ति करूंगा कि व्यंजनों में सदा स्वर निहित होते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था। और व्यंजन जब आधे होते हैं तब उसमें कोई भी स्वर लगा नहीं रहता। तो यहां पर व्यंजन आधा है कि पूरा है? यहां तो व्यंजन पूरा है, तो व्यंजन जो है वो स्वरों के मेल से बनते हैं। अब धर्म लिखा है तो मां लिखा है, मां व्यंजन है, तो मां में कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है? तो मां में तो हमको अ का, छोटे आ का स्वर सुनाई दे रहा है। तो यहां पर छोटा आ है मां में निहित, मां में छिपा हुआ, तो छोटे आ का मेल यहां किससे हो रहा है? छोटे आ से हो रहा है ना। तो देखिए, छोटे आ का मेल छोटे आ से हो रहा है। कोई ये ना कहे कि सर ये मां का मेल आ से हो रहा है। मां का मेल आ से हो रहा है, लेकिन मां में स्वर छिपा हुआ है। हम स्वरों की संधि कर रहे हैं तो हमें स्वरों पर ध्यान देना है, इसलिए छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ होगा। तो धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ होगा। कैसे हुआ? यहां पर देखते हैं, छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ होता है। उसी प्रकार से यहां पर छोटा आ है और यहां पर भी छोटा आ है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ ही होगा। तो धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ये वाले आ का, इधर वाले आ का और इधर वाले आ का मेल जब हो गया तो ये बड़ा आ बन गया, जिसको हम बोल रहे हैं धर्मार्थ। आ, बड़ा आ वहां पर मात्रा लगा दी गई है। तो इस प्रकार से स्वर संधि का दीर्घ संधि में मेल होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हिम प्लस आलय। अब मां में भी आ का स्वर छुपा हुआ है और यहां पर तो आ का स्वर आपको दिखाई दे ही रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको? हिम प्लस आलय, तो यहां पर आ और बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं, फिर से समझते हैं। विद्या प्लस अर्थी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि हम संधि कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम संधि विच्छेद आपको समझाएंगे तो कैसे संधि विच्छेद करते हैं, इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए। जैसे मैंने आपको कोई शब्द दे दिया धर्मार्थ, तो उसका विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? धर्म प्लस अर्थ। ये नहीं लिखेंगे कि धर्म प्लस आर्थ। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। उसी प्रकार से विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। ऐसा नहीं लिखेंगे कि विद्या प्लस आर्थी इक्वल टू विद्यार्थी, ये नहीं लिखेंगे। तो संधि के साथ संधि विच्छेद पर भी ध्यान देते जाएंगे आप सभी, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब देखिए, विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी कैसे हुआ?
यहां पर बड़ा आ है, यहां पर छोटा आ है, समान स्वरों का मेल है। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समान स्वरों के मेल से जो दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहां पर बड़े आ का मेल छोटे आ से हो रहा है, तो कैसे होगा? बड़े आ का मेल छोटे आ से होगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। विद्यार्थी की स्पेलिंग भी बहुत लोग रॉन्ग लिखते हैं, गलत लिखते हैं, इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, और अगला उदाहरण देखते हैं, विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। इसमें भी बड़े आ का मेल बड़े आ से हो रहा है, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। इसलिए विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। तो विद्यार्थियों, अभी हम समान स्वरों की बातें कर रहे हैं और दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने छोटे आ और बड़े आ का उदाहरण लिया था। इसी प्रकार से हम ई का उदाहरण ले लेते हैं। स्वर कोई भी हो, लेकिन समान स्वरों से जो दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो हम ई का उदाहरण ले रहे हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो यहां पर क्या लिखा है? छोटी ई प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी ई। छोटा आ प्लस बड़ा आ, या छोटी ई प्लस बड़ी ई, या बड़ी ई प्लस छोटी ई, कुछ भी हो, समान स्वर हो तो उसका जो मेल होगा उससे दीर्घ स्वर ही उत्पन्न होगा। जैसे यहां हम देखते हैं क्या लिखा है? रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र। तो यहां पर वा में कौन सा स्वर लगा है? वा में हम सभी को समझ आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि वा में छोटी ई का स्वर लगा है। और यहां प्लस के साइन के बाद कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई का स्वर लगा है। तो क्या फॉर्मूला है? छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई। तो रवि प्लस इंद्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? रवींद्र हो जाएगा। बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। रवि प्लस इंद्र इक्वल टू रवींद्र। उसी प्रकार से देखिए, मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू मुनीन्द्र। यहां की छोटी ई और यहां की छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गई, मुनीन्द्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। छोटी ई प्लस बड़ी ई है, तो समान स्वर एक ही परिवार के हैं, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई वो भी बड़ी ई ही होगी, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हम देखते हैं। गिरी प्लस ईश। यहां पर लिखा है गिरी प्लस ईश। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। ईश का मतलब क्या होता है? जो पर्वतों का राजा हो। तो गिरी प्लस ईश इक्वल टू गिरीश कैसे हो रहा है ये भी हम समझ लेते हैं। यहां पर छोटी ई है, यहां पर बड़ी ई है। छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई हो जाती है। तो यहां पर हमने यहां छोटी ई और बड़ी ई का मेल जो हुआ है वो यहां पर इस मात्रा में, बड़ी ई की मात्रा में हमने दर्शा दिया है। तो गिरी प्लस ईश इक्वल टू गिरीश। उसी प्रकार से मुनि प्लस ईश इक्वल टू मुनीश। आप सभी यहां तक समझ गए होंगे, मुझे आशा है। अब आगे हम लोग चलते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। एक एक उदाहरण मैं आपको समझाता जाऊंगा ताकि बहुत अच्छे से आपको यह संधि समझ आ जाए, क्योंकि संधि पाठ आपके किताब का, आपकी पुस्तिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यहां पर देखते हैं मही प्लस इंद्र, क्या हो गया? महींद्र। यहां पर क्या फॉर्मूला दिया गया है? देखें, बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई। तो यहां पर बड़ी ई है प्लस छोटी ई है, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई ही होगी। इसलिए यहां पर मही प्लस इंद्र इक्वल टू महींद्र हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या है? नारी, नारी प्लस इंदु। अब यहां पर भी बड़ी ई है, यहां छोटी ई है। बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, तो नारी प्लस इंदु इक्वल टू नारिंदु, ठीक है। इसी प्रकार से नया वाला उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर दूसरे प्रकार का उदाहरण लिखा है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। तो यहां पर क्या लिखा है? नदी प्लस ईश इक्वल टू नदीश। तो बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है? बड़ी ई का मेल हो रहा है बड़ी ई से, इसलिए नदी प्लस ईश इक्वल टू नदीश, यानी नदी का जो ईश्वर है, नदी का एक तरह से राजा है। नदी प्लस ईश इक्वल टू नदीश। मही, मही मतलब धरती, पृथ्वी। अब देखिए, मही प्लस ईश इक्वल टू महीश। बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो रहा है, इसलिए मही प्लस ईश इक्वल टू महीश।
तो यहां अभी हम सभी ने समझा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार के भेद होते हैं स्वर संधि के। अभी हम सभी दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी हमने आ का उदाहरण लिया है, उसके बाद ई का उदाहरण लिया है, आगे हम ऊ का भी उदाहरण लेंगे। परंतु इसके पूर्व मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे का जो पाठ है उसका अवलोकन हम कल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।